वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया की एक छोटी सी कंट्री। क्यों वर्ल्ड के हर कोने से लोग वियतनाम घूमने जा रहे हैं? क्या वियतनाम इंडियंस के लिए एक परफेक्ट फॉरेन ट्रैवल डेस्टिनेशन है? वियतनाम जाने से पहले मेरे मन में भी ये सारे सवाल थे और इन सारे सवालों के जवाब मैं आम यात्री इस वीडियो में आपको दूंगा। और वियतनाम के इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ की कैपिटल हनोई से। अभी मैं हूँ वियतनाम की कैपिटल हनोई में और ये है फेमस हनोई का ओल्ड क्वार्टर और ये इसकी बिजी रोड। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा जो होटल है लाबीवी होटल इसके बिल्कुल सामने। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेटेड होटल इन ओल्ड क्वार्टर्स। और अगले 3 दिन आई विल बी इन हनोई एंड आई विल शो यू एवरीथिंग अबाउट हनोई। सो लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए थोड़ी सी जरूरी इन्फॉर्मेशन। इंडिया से बाहर हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है वहाँ का वीजा। और जो वियतनाम है वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल नहीं है, आपको वीजा इंडिया से ही लेके जाना पड़ता है और उसकी कुछ फीस भी है। ई वीजा के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद ई वीजा पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर वीजा फीस आपको दिखेगी $25 जो है अराउंड 2200 रुपए। कंफर्म करके आगे बढ़े। फिर इस मेन फॉर्म पर सारी डिटेल्स फिल करें, साथ में अपनी फोटो और पासपोर्ट की इमेज भी रेडी रखें। सबसे जरूरी पार्ट है एंट्री चेक पॉइंट। जिस भी सिटी से आप वियतनाम में एंट्री ले रहे हैं वो यहाँ पे भरे। एग्जिट में कुछ भी भर सकते हैं और टेम्परेरी एड्रेस में कोई भी होटल का नाम और एड्रेस भर दे। फीस देकर सबमिट कर दे और 1 वीक में वीजा आपके मेल पर आ जाएगा। इंडिया के हर मेजर एयरपोर्ट से वियतनाम की फ्लाइट जाती है और दिल्ली से 22 से 27 हजार रुपए तक की रिटर्न फ्लाइट आपको मिल जाएगी। वियतनाम की करेंसी है डोंग और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, आप इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करा के जाएं। बाकी सारे मेजर बैंक्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड वहाँ पे वर्क करते हैं। वियतनाम सिम आप क्लूक ऐप से बुक करा सकते हैं 600 रुपए में या फिर लोकल शॉप से 600 से 800 रुपए में ले सकते हैं, 1 मंथ की वैलिडिटी और डेटा प्लान के साथ। पर वियतनाम पहुंचने से पहले आपको डाउनलोड करनी है ये 4 ऐप, ग्रैब, क्लूक, गूगल ट्रांसलेट और करेंसी एफएक्स। ग्रैब कैब बुक करने के लिए, क्लूक सिम और डील्स के लिए। वियतनाम में ज्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेट बातें समझाने के लिए और करेंसी एफएक्स रुपी टू डोंग का हिसाब देखने के लिए। एयरपोर्ट से ओल्ड क्वार्टर के लिए आप ग्रैब से टैक्सी बुक कर सकते हैं या होटल से प्री बुक टैक्सी ले सकते हैं या फिर एयरपोर्ट शटल से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं हूँ जो हनोई की सबसे ज्यादा फेमस जगह है जिसको बोलते हैं ट्रेन स्ट्रीट। ये ऐसी स्ट्रीट है जहाँ से ट्रेन जाती है और इतनी सी जगह है, यू कैन जस्ट सी। ये है ट्रेन लाइन और सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे ट्रेन आती है। बिल्कुल पतली सी रोड है और यहाँ से बिल्कुल बीच में से यहाँ से ट्रेन जाती है। सब लोग यहाँ पे आ गए टाइम से पहले, यहाँ पे सारे बैठ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम से कॉफी पी सकते हैं, वेट कर सकते हैं ट्रेन आने का। एंड यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। ये यहाँ पे ट्रैक है और उसके बिल्कुल साथ में ऐसे चेयर्स डाली हुई हैं और ये सारे लोग वेट कर रहे हैं। ट्रेन आने से पहले आप यहाँ पे फोटोज खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो सबसे पहली जगह आपको अगर हनोई आना है तो आपको पता है ना कहाँ जाना है, ट्रेन स्ट्रीट इज़ द प्लेस। एंड अभी वेट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेन यहाँ से आते हुए। सो फाइनली ट्रेन आने वाली है और सब खड़े हो गए, यू कैन जस्ट सी। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। कितनी ज़्यादा फास्ट से ट्रेन जा रही है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन हनोई। तो बाबा ये था ट्रेन स्ट्रीट और जब भी ट्रेन आती है उसी टाइम पे इसको ओपन करते हैं सारे कैफ़ेज़ वगैरह। उसके अलावा जैसी ट्रेन जाती है सब लोगों को भगा देते हैं। ट्रेन की टाइमिंग्स हैं उसी से 10-15 मिनट पहले आएंगे तो आपको वहाँ पे बैठने दिया जाएगा। अदरवाइज़ ये पूरा जो एरिया है ट्रेन स्ट्रीट ये बंद होती है। और अगर यहाँ पे आप पैदल चलते रहेंगे तो पास में जो हनोई की सबसे बड़ी चर्च है वो है विच इज़ लाइक रियली फेमस। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। मैं गलियों से होते हुए चर्च जा ही रहा था कि मुझे दिखे ये लोग रोड साइड छोटी छोटी टेबल चेयर पर स्ट्रीट फूड खाते हुए। तो मैंने भी ट्राई करने की सोचा वियतनाम का फेमस बन माए जो आप पूरे दिन कभी भी खा सकते हैं। यहाँ पे एक अलग ही कल्चर है कि रोड साइड पे ऐसे छोटी छोटी चेयर्स लगी हुई हैं, छोटी छोटी टेबल्स लगी हुई हैं, वहाँ पे बैठ के लोग आराम से अपना भी एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सो दिस इज बन माए। ये जो है पड़ा है मेरे को 30,000 डोंग का। 30,000 डोंग मतलब 100 रुपए में। इसके अंदर बड़े सारे वेजीज हैं, अंदर चिकन है,
सॉसेस है एंड जस्ट लुक एट दिस। और बिल्कुल रोड साइड पे बैठ के इसको खाना अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही सही है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, टूना फिश और ये सारी ट्राई करें। वेजिटेरियन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप सिर्फ वेजीज ले सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली वर्थ बिकॉज इंडिया में ये सबवे पे 350-400 रुपये का मिलता है और यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये का। और जो ये व्यू है अनबीटेबल। सो 10 मिनट वॉक करने के बाद सेंट जोसेफ कैथेड्रल में पहुंच चुका हूं, जो कि हनोई की सबसे बड़ी चर्च है। सो दिस इज द चर्च एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस चर्च। अभी ये बंद है, इसके कुछ टाइमिंग्स हैं, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आपको इसके अंदर जाके इसको देखना है तो वो आप देख सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ रियली फेमस प्लेस इन हनोई। और इसके बिल्कुल आसपास यू कैन जस्ट सी कितने सारे रेस्टोरेंट्स है, ढाबा। इंडिया नहीं जा रहा, हनोई आ गया। इसके यहाँ पे कितने सारी जगह है जहाँ पे आप बैठ के आराम से कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। और उस साइड कैफेज है, वहाँ पे बालकनी में बैठ के आप अमेजिंग व्यू ले सकते हैं इस पूरी जगह का। एंड दिस चर्च, सेंट जोसेफ चर्च। ये चर्च 1886 में बनकर तैयार हुई थी और आज एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जितनी सुंदर ये दिन में लगती है उससे ज्यादा शाम को लाइट्स ऑन होने के बाद लगती है। एक और चीज वियतनाम में बहुत फेमस है, यहाँ का कॉफी कल्चर। तो मैं भी ट्राई करने गया यहाँ की फेमस कॉफी। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एग कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है, तो वही मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही अमेजिंग सी जगह है यहाँ पे, द नोट कॉफी। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं एंड दिस इज द नोट कॉफी। और इसको देख के आपको पता लगी क्या होगा, इसको द नोट कॉफ़ी क्यों बोलते हैं। ऑर्डर हमने यहाँ पे करा है और यहाँ से ऊपर जाना है, ये अपनी टेबल पे रखना है। विल सर्व द ऑर्डर। और यहाँ की पूरी दीवारों पे यू कैन जस्ट सी नोट्स ही नोट्स है। ओह माय गॉड, कैन यू जस्ट लुक एट द प्लेस। हर जगह ऐसे नोट्स ही नोट्स लगे हुए यहाँ पे। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कहीं जगह ही नहीं दिख रही है। 4 फ्लोर की ये कॉफ़ी शॉप बिल्कुल होयन कीम लेक पर है और यहाँ आते ही आपको दिखेंगे लाखों लोगों के नोट्स। टेबल, चेयर, लाइट, जमीन, टॉयलेट, कोई भी जगह नहीं बची यहाँ नोट्स के लिए। तो लोग और क्रिएटिव होते जा रहे हैं। यहाँ की विंडो सीट से लेक देखते हुए मैंने ट्राई की यहाँ की फेमस एग कॉफी। दिस इज द एग कॉफी, यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पहले मेरे को ऐसा लग रहा था एग का थोड़ा स्मेल आ गया, कुछ ऐसा होगा, बट ये बहुत थिक है। और जो कॉफ़ी का जो टेस्ट है नेक्स्ट लेवल, इट इज़ मस्ट ट्राई। अगर आप हनोई आते हैं तो ये एग कॉफ़ी इज़ मस्ट ट्राई। और मेरे को नहीं पता बाकी जगह कैसी मिलती है, बट नोट कॉफ़ी में दिस वन इज़ एक नंबर। तो एक और कॉफ़ी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने वहाँ पे एग कॉफ़ी ली थी नीचे, बट उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला कि कोकोनट कॉफ़ी लो बिकॉज इट इज़ द बेस्ट सेलर है। सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, टेस्ट करके देखते हैं। और एक और बात, ये जो है ये कोल्ड कॉफ़ी है, ये जो है ये हॉट कॉफ़ी है। कोकोनट का फ्लेवर है बट इतना ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर रहा वो कॉफ़ी को। कॉफ़ी और जो कोकोनट है उसका बिल्कुल बैलेंस फ्लेवर है इसके अंदर। एंड आई एम डेफिनेटली रिकमेंडिंग दिस कॉफ़ी अगर आप कोल्ड कॉफ़ी लेंगे। और अगर आपको हॉट कॉफ़ी पसंद है तो एग कॉफ़ी इज़ मस्ट। एग कॉफ़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है। एंड दिस वन माय सेकंड फेवरेट। तो कॉफ़ी पीने के बाद सब लोगों की तरह अब टाइम था नोट लगाने का। सो दिस इज माई नोट। नोट्स के अलावा यहाँ पे कॉफ़ी भी बहुत अच्छी मिलती है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड। आम यात्री द नोट कॉफ़ी से निकलते ही ऑफिस दिखा हनोई सिटी टूर बस का। तो उनसे डिटेल्स ली जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, पर मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा तो मैं गया एक दूसरी जगह जो कि 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, जो था लोटस वाटर पपेट। ये है लोटस वाटर पपेट। ये पपेट डांस होता है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर जो वियतनामी कल्चर है वो दिखाया जाता है। 3 शो होते हैं दिन में। 1.5 लाख वियतनामीज डोंग जो है उसका टिकट है। 1.5 लाख हो गया अराउंड 500 रुपये पर पर्सन यहाँ पे टिकट है। एंड इट्स रियली फेमस। मैंने बड़े सारे वीडियोस में देखा है। पपेट शो है पानी के अंदर, तो शाम को इसको देखेंगे। Or you can change to 6:30. We also have sitting for in the first one. So Okay. It's better. It's better 6:30 when seats is better than this one. You can sit in the front. And what's the price for that? 150 for one.
सो ये टिकट है और 6:30 बजे का शो है एंड यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। तो अगर आपको यहाँ पे 5 बजे वाला या 6 बजे वाला शो लेना है तो पहले से ही टिकट ले लें, बिकॉज अगर आप एंड टाइम पे जैसे मेरी तरह आप टिकट्स लेंगे तो आपको अच्छी सीट्स नहीं मिलेंगी। 1 घंटा बाहर ही वेट करने के बाद फाइनली आई वॉज रेडी फॉर द शो। तो 6:30 बज गए एंड इज ऑलमोस्ट टाइम कि ये शो देखने हम अंदर जाएं एंड एंट्री जो है वो शुरू हो गई है। ऑडिटोरियम काफी बड़ा था तो ये शो देखने आए तो ट्राई करें आप आगे की सीट्स ही लें। सो लेट्स स्टार्ट। इस शो में वाटर पपेट के थ्रू वियतनाम के कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाया गया है। ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ यहाँ के पपेट्स को देखना एक अलग एक्सपीरियंस था और कुछ कॉमेडी एक्ट के थ्रू भी यहाँ वियतनाम की लाइफ को बताया गया है। पर ये सब वियतनामीज लैंग्वेज में था, जैसे हमारे यहाँ पे कठपुतली शो हिंदी में होता है। तो वो था पपेट शो और पूरा 40-45 मिनट्स का पूरा शो था। आप मेरे से पूछेंगे इज इट वर्थ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको वियतनाम का कल्चर देखना है, थोड़ा सा हिस्ट्री देखना है, यहाँ के लोगों के बारे में जानना है तो ये शो ज़रूर देखिए। इसमें इंग्लिश में शो नहीं है, सब कुछ जो है वियतनामीज़ लैंग्वेज में होता है। म्यूज़िक भी वियतनामी म्यूज़िक ही है इसके अंदर। जो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री कल्चर में तो वो थोड़ा सा बोर हो सकते हैं। पपेट जो हमारे इंडिया में होता है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो पपेट होता है उसके ऊपर से वो उसको हैंडल करते हैं। इसमें पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ से पपेट आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं और कैसे वो उनको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। शाम होते ही हनोई में सारी जगह एकदम लाइट से जग उठती है। लोकल्स, टूरिस्ट, सारे लोग रोड पर खाने पीने और घूमने निकल पड़ते हैं। दिन में जो रेस्टोरेंट नॉर्मल लग रहे थे शाम को मास्टरपीस बन जाते हैं। फॉरेनर्स और लोकल पूरे दिन घूमने और काम करने के बाद भी एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरे थे। यही तो है वियतनाम का स्ट्रीट फूड कल्चर। तो अगर आपको रात में हनोई में खाना पीना है, पार्टी करनी है तो अभी मैं हूँ बियर स्ट्रीट पे। बियर स्ट्रीट पे पूरी रोड 2-3 किलोमीटर में पूरा बियर ही बियर होता है और रोड के ऊपर ही टेबल चेयर सारी चीजें होती हैं। आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं, बियर पी सकते हैं, लाइव म्यूजिक होता है, डांस होता है, डीजे होता है। इट्स ऑल फन। So it's really fun here. It's really fun. I must say. So I'm telling you guys, हनोई में रात में बियर लेन is must visit. बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बियर स्ट्रीट पर सब कुछ बजट में है, खाना पीना, साथ में रोड साइड लाइव बैंड्स, कैरियोके जिन्हें देखने की कोई फीस नहीं है। और रोड साइड नहीं बैठना तो रेस्टोरेंट भी है, पर मैं आपको रोड साइड बैठने के लिए ही बोलूंगा क्योंकि ये अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लाइट्स है और लाइफ है। तो अगर आप हनोई में फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट है तो यहाँ पे एक नाइट मार्केट लगता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा। और ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, बहुत ही फेमस है यहाँ पे, टाइगर क्रिस्टल। सो दिस इज़ द प्लेस, टाइगर क्रिस्टल। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शाम को एंड आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप हनोई आ रहे हैं फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट, रिमेंबर नाइट मार्केट। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इट्स रियली गुड। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो नाइट मार्केट से अच्छी जगह आपको नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल बियर स्ट्रीट के पास में है ये मार्केट और शाम 7 बजे शुरू हो जाती है और रात को 11:30-12 बजे तक होती है। तो आप अपना वियतनाम ट्रिप ऐसे प्लान करें कि फ्राइडे या सैटरडे नाइट आप हनोई में हो। शॉपिंग के साथ साथ यहाँ रोड साइड खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ अलग तरह का खाना जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो अगर आप रेट्स कंपेयर करेंगे बाकी जगह हनोई में आप कहीं पे जाते हैं तो इस वाले मार्केट में जो नाइट मार्केट है यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं। जो भी टूरिस्टी प्लेसेस हैं वहाँ पे जो चीज़ें बेचते हैं और यहाँ के जो रेट हैं और उनके जो रेट हैं उसमें ऑलमोस्ट 30% का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा इस नाइट मार्केट में। और रोड साइड बैठ के आप कुछ खा भी सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस। तो ऐसे चिकन स्टीक मिलते हैं यहाँ पे रोड साइड एंड दिस इज़ फॉर लाइक $20,000 जो है अराउंड 80 रुपये का। तो ये पूरी स्टिक आप खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। वेज के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली रियली टेस्टी। ओल्ड क्वार्टर में इंडियन फूड खाना है, मैं आपको एक जगह बताऊँगा, इट्स रियली अमेजिंग। चाहे आप वेज खाएँ चाहे आप नॉन वेज खाएँ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इस जगह का नाम है इंडिया पैलेस। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो फूड है मैं बता रहा हूँ माशाल्लाह। मैं बहुत सारा वियतनामीज़ फूड ट्राई करा बट भूख तो सिर्फ इंडियन फूड से ही मिटती है और यहाँ का फूड
बहुत ज़्यादा। पर मुझे ट्राई करना था लोकल वियतनामीज फूड, तो मैं गया इस हाईली रेटेड रेस्टोरेंट जिसका नाम है MET, जहां वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है। और मैंने ट्राई किया फूगा, ट्रेडिशनल नूडल सूप विद ट्रेडिशनल वाइन। सो दिस इज गुआवा वाइन, सो लेट्स ट्राई इट। ये एक्चुअली वाइन से ज़्यादा लिकर लग रहा है, जैसे जिन हो गया, वोडका हो गया, क्लियर जो भी होता है वो लग रहा है। वाइन इज समथिंग डिफरेंट, बट ये इनका लोकल वाइन है तो मे बी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो, बट इट टेस्ट गुड। गुआवा का हल्का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है। एंड अबाउट दिस राइस, राइसी सा लग रहा है। सो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी इन्होंने इतना छोटा सा दिया है बिकॉज यहाँ की वाइन का मतलब कुछ और ही होता है। जो हम रेड वाइन पीते हैं और जो हम वाइट वाइन पीते हैं इट्स डिफरेंट, बट ये वियतनामीज वाइन इज जस्ट लाइक अल्कोहल की तरह ही है। फिर मैंने यहाँ बनाना सीखा ट्रेडिशनल समर रोल। Then put it in the small plate. Okay. Take some salad, half. Then we wet it. We wet it first. Yeah. If you don't wet it, wet it. Okay. Put it in the middle. This is fish. Yes. This is pineapple. Some peanut. Some peanuts. Some coriander and the mint. I don't know this one. Now we roll it. Oh, nice. No, I'm not skillful. Okay, then put it in the restaurant and enjoy it. It's really good. इसके साथ सॉस है, एक नंबर। और ये बहुत ही थिन लेयर है जिसमें वेजिटेबल्स को करा हुआ है इन्होंने, और राइस की बनी हुई है, और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि ये राइस है कि क्या, बट इट्स एब्सोल्युटली टेस्टी। वियतनाम थोड़े टाइम पहले तक वॉर की वजह से दुनिया में सबसे गरीब देशों में से एक था। आज भी एक मिडिल इनकम ग्रुप देश है, पर यहाँ के लोग और सोच किसी भी विश्व गुरु देश से बहुत ज्यादा आगे है, बहुत समृद्ध है। Thank you so much for all of you for coming to Vietnam and for joining out to today. So today we have a tour going to Craft Villages. Right, we're going to 3 different craft villages on the tour today. We're going to the Insan village, the Conical Heart making village, and the Lacquer painting village. देखते ही देखते हनोई की सिटी लाइफ से हम पहुंचे शांत गांव की गलियों में। हनोई से 45 मिनट की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है हा थाई। अभी मैं वहाँ पे हूँ, और इस गांव में बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं जो वियतनामीज पेंटिंग है जिसको बोलते हैं लाकर पेंटिंग, वो यहाँ पे बनाते हैं कई सौ सालों से। इस टूर में मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैंने सीखा है ये लाकर पेंटिंग कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिटेल्स होती हैं। ये पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक छोटी से छोटी पेंटिंग बनाने में कम से कम 1 महीना 2 महीना लग जाता है। और ये हमारा फर्स्ट विलेज है, इसके बाद हम 2 विलेज और जाएंगे जहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ये जो पूरा टूर है पूरे दिन का है, क्योंकि हनोई एक सिटी है तो उससे थोड़ा सा अलग हटके मैं कुछ ट्राई करना चाहता था। तो विलेज एक्सप्लोर करना वियतनाम का, उससे बेटर क्या ही हो सकता है। एंड इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल ट्रिप। This is lacquer painting, or in Vietnam we call it Chang Sơn Mai. So basically we have 10 steps to make one lacquer painting. So what makes these paintings so special? And why are they so expensive? लाकर पेंटिंग को वियतनामीज लैंग्वेज में सोन मी भी कहते हैं, और यहाँ हमें इस आर्ट के बारे में बताया और मौका दिया इसको बनाने का, एक्सपीरियंस करने का, और कितने सालों की इस परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा बनने का। यहाँ आप अपनी बनाई पेंटिंग को बाकी पेंटिंग्स की तरह सुवीनियर की तरह खरीद भी सकते हैं। उसके बाद आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे चुओंग विलेज, और यहाँ हमें इनवाइट किया यहाँ रहने वाले इन अंकल और आंटी ने अपने ट्रेडिशनल विलेज होम में, और 1 घंटा यहाँ रुककर बहुत सारी बातें जानी उनकी लाइफ के बारे में और वियतनाम के बारे में। Now guess who is him in the photo? Smaller one. Smaller one. Younger, this one? yeah. Youngest. This one. Very good. You guys have very good eyes. In 1965, at that time he was 18 years old, Ooh. and they took a photo like
5 men here. They all from this village. Okay. And they took a photo before they joined the army. We got Vietnam War from 1954 to 1975. After this, all of them went to the South Vietnam. So he also went to the South Vietnam for 10 years. He still survived, but this man, he died In the war. in the war in 1968. फिर हमने उनसे वियतनाम वॉर के बारे में पूछा, जिसका हिस्सा थे वो। Mình hòa bình giờ không muốn cứ nói bảo Việt Nam hòa bình giờ không ai muốn chiến tranh gì cả. Russia or Israel, he doesn't want to have any war. He told that it's very sad to talk about that. So he didn't want to he doesn't want to remind to talk about that anymore. Okay. Because now we have peace in Vietnam, so that's why you're from different countries, so we can sit together here. And now when we have peace, we should build the family first. Build the relationship, to have a good relationship, and then use that to make friends with other countries. But start from yourself first, from yourself, from the family, and then the country, and then we are different countries. We make friends with each other. That's how we created peace in the world. Đâu cho chén nào. Đây. Lấy chén mới nhá. Lấy chén mới đây. Này, wishing you all have a good health and peace in life. Cheers. Okay. Cheers. Thank you. Anh nhá. A shot. It's good. It's really strong. After a meal. Just yeah. No, yeah, it's good. Yeah, it's good. अंकल आंटी से मिलके गांव के दूसरे घर में हमारे लिए घर में बना लोकल फूड बिल्कुल तैयार था। This is a vegetarian made from mushroom. Mushroom. Yeah. And chicken and pork and quail eggs. Now this vegetarian spring rolls. लंच करने के बाद हमने जाना वियतनाम की आइकॉनिक कॉनिकल हैट के बारे में, जिसको नॉन ला के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों सालों से ये हैट वियतनाम के कल्चर का हिस्सा है। ये हैट दिखने में सिंपल लगती है, पर इसे बनाना आसान नहीं है। इसमें बैम्बू, पाम और कोकोनट लीव का यूज होता है, और इसका स्ट्रक्चर बैम्बू स्टिक से बनता है, और सबसे मुश्किल पार्ट, इसको धागे से सिलना होता है। एक सिंपल हैट को बनाने में 2 दिन लग जाते हैं। ये हैट लोगों को काम करते वक्त धूप और बारिश से बचाती है, और यहाँ भी हमें इस ट्रेडिशन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है इन हैट को पेंट करके, जिसे आप घर भी ले जा सकते हैं। कॉनिकल हैट के बारे में जानने के बाद आज के दिन के लास्ट गांव हम जा रहे थे, जो था इंसेंस विलेज। तो ये आज के दिन का तीसरा विलेज है, जिसका नाम है क्वांग फू को, जहाँ पे हमने कॉनिकल हैट्स बनाना सीखा था। वहाँ से ये सिर्फ 20 मिनट्स की ड्राइव पे है, और अगर हनोई से देखा जाए तो ये अराउंड 1 घंटे की ड्राइव पर है। इंसेंस विलेज भी इसको बोलते हैं। इंसेंस मतलब जो अगरबत्तियाँ होती हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग खुशबुओं की यहाँ पे बनाई जाती हैं। सो इस इंसेंस विलेज में 10,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 7,000 लोग सिर्फ अगरबत्तियों बनाने का काम है वो करते हैं। इसलिए आपको ये हर जगह दिख जाएगा कि ऐसे जो अगरबत्तियों का जो रॉ मटेरियल है वो, और घर के अंदर जैसे ये औरतें जो स्टिक है वो बना रही हैं, तो हर घर में आपको ये नज़र आ जाएगा दैट दे आर वर्किंग एंड दे आर मेकिंग इंसेंस स्टिक। सिर्फ अगरबत्तियां बनाते हैं यहाँ के लोग। And this is the biggest village in Vietnam where they're making incense and incense stick. They have been, like the village here, they have been making incense for like more than 100 years. So today we will go step by step to learn how they're making incense in the village. सो आप सोच रहे होंगे कि अगरबत्ती को इन्होंने ऐसे कलरफुल क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर तो मसाला आएगा। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है कि अगरबत्ती को इतना कलर करने का, वो इसलिए क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ऊपर आएगा मसाला, और ये है नीचे वाला, इसका हैंडल ऐसे, और अगरबत्ती ये ऐसे लगेगी। सो इसलिए इनको ऐसे कलर करते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कलर होते हैं। ये 2-3 दिन तक सुखाते हैं इसको। पहले इसको डाई में डालते हैं, फिर 2-3 दिन सुखा के उसके बाद अभी आगे हम जाएंगे, वहाँ पे जो इसके ऊपर मसाला लगाएंगे वो दिखाएंगे कैसे लगाते हैं।
मैंने फर्स्ट स्टेप देखा, वहाँ पे इनकी स्ट्रिक थी, जो अच्छी थी वो इधर थी और जो बेकार थी वो नीचे गिरती जा रही थी। फिर उस प्रोसेस के बाद ये सेकंड प्रोसेस में जो अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे इसकी पॉलिशिंग हो रही थी। जो भी स्टिक्स होती हैं और ये पाउडर है, और वो स्टिक ऐसे जाती है और यहाँ पे वो पाउडर उसके ऊपर आ जाता है। एंड दिस इज द फाइनल स्टेप। और इसके बाद फिर इंसेंस इसके ऊपर लगाया जाएगा। Hello. इंसेंस विलेज के बाद टाइम था टूर खत्म होने का और हनोई वापस जाने का, पर ढेर सारी यादों और कहानियों के साथ। हनोई से याद आया, मैं रुका था यहाँ लाबीवी होटल में, जो था ओल्ड क्वार्टर में। सो लेट्स सी दिस रूम। अंदर घुसते ही यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे एक डबल बेड क्वीन, एक सिंगल बेड है। सो ये है, मतलब इतनी मेरे को जरूरत नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने मेरे को अपग्रेड दे दिया। यहाँ पे भी ऐसे कबर्ड्स बनी है सामान रखने के लिए, सेफ लॉकर भी है, जो भी आपका पासपोर्ट करेंसी अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे भी इनका मिनी बार है, उसके अलावा टीवी, बैठने की जगह, चेयर एंड ये वर्क डेस्क बोल सकते हैं, एंड देयर इज द मिरर। और इस रूम की जो सबसे अच्छी बात है, इसका यूएसपी है इस रूम का, वो है ये, यहाँ से ये ओपन हो जाता है, एंड दिस इज द बालकनी ऑफ दिस रूम। सो जस्ट लुक एट दिस टाइनी बालकनी, बहुत छोटी है बट इट इज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ से आपको जो पूरा स्ट्रीट व्यू है वो दिखाई देता है। मोस्टली जो यहाँ पे सारे होटल्स हैं ऐसे छोटे छोटे ही हैं। जो ये वाला फ्रंट होता है इनका, ये मोस्टली बालकनी वाले रूम्स होते हैं, तो ये उन्होंने मेरे को दिया है। सो लाबीवी होटल इज़ लाइक मस्त, एक नंबर सर्विस। यहाँ के लोग, खाना, ब्रेकफास्ट भी अच्छा है। जो इंडियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वेज नॉन वेज के, बट कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, सो वहाँ पे फ्रूट वगैरह, चाय पानी, ये सब कुछ होता है। अगर आपके पास टाइम है तो नेक्स्ट डे आप हो ची मिन म्यूजियम और वन पिलर पगोडा भी जा सकते हैं, जो कि एक ही कॉम्प्लेक्स में है। पगोडा बुद्धिस्ट मंदिर को बोलते हैं। वैसे तो 80% वियतनामीज कोई धर्म फॉलो नहीं करते, पर बाकी 20% बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और बाकी कुछ धर्मों को मानते हैं। और मेरे लिए इस पगोडा पे जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और हनोई ट्रिप का एंड इससे अच्छी जगह से नहीं हो सकता था। Why should we visit वियतनाम? शायद मेरी तरह इसका जवाब आपको मिल गया होगा। एक देश को देश बनाने में वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर और वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वियतनाम मेरी 9वीं कंट्री थी जहाँ मैं गया, और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक मैं जहाँ भी गया, दिस इज द बेस्ट कंट्री। उसकी वजह है ये भीड़। ये भीड़ बनी है वियतनाम के लोगों से, और ये लोग ज़्यादा कुछ ना होते हुए भी बहुत खुश है। और आप इनके बीच जाएंगे तो आपको खुशी और इज्जत बिना मांगे देंगे।